Hey guys, welcome to today. I'm back with another video. So जैसा आप वीडियो का टाइटल देख पा रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फ्रॉम अक्टूबर टू 2022 जुलाई 2021। सो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, जो भी आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर 2020 से जुलाई 2020 तक वो सारे कवर अप करूँगा और उनसे रिलेटेड थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करूँगा। ओके गाइस, सो और अभी इस वाली वीडियो में मैं अक्टूबर 2020 के क्या करूँगा, करंट अफेयर कवर अप करने वाला हूँ। इसी तरह अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम दिसंबर 2020 के कवर अप करेंगे, नवंबर 2020 के करेंगे, फिर दिसंबर 2020 के करेंगे। इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ का क्या कर देंगे, करंट अफेयर को कवर अप करेंगे। दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं LONWELF_68_ इंस्टाग्राम पे आप जाके सर्च करिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ है, जो भी आपके जॉब नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे जाके। चैनल पे आप हमें सर्च कर सकते हैं UKPSC11 सर्च करें टेलीग्राम पे जाके, आपको वहाँ जाके हमारा चैनल मिल जाएगा जिसका नाम है उत्तराखंड जीके। आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस जितने भी आते हैं आपको मिल जाते हैं, अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाता है, और दूसरा आपको जितने भी जैसे करंट अफेयर की पीडीएफ हो गई, इन चीज़ों की जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, Who has been appointed the government of India as the new चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो CIC किसको बनाया गया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, CIC किसे बनाया गया है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ओके गाइस, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हु हैज़ बीन, जो CIC जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने वो कौन के बने, हमारे यशवर्धन कुमार सिन्हा बने। ओके गाइस, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारे CIC कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, और ये कब बने, ये अक्टूबर में बने, अक्टूबर 2020। ओके गाइस, ठीक है। इससे पहले ही क्या थे, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। ठीक है, IC थे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, अब जाके ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए अक्टूबर 2020 में। ठीक है, who भी became the country first state to decide the vegetable floor price। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले वेजिटेबल फ्लोर प्राइस को लेके आया है, इंट्रोड्यूस किया है? दे इंट्रोड्यूस दी, इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है या लेके आए हैं, मैं कहूँ किसने ये क्या है, अप्लाई किया है वेजिटेबल फ्लोर प्राइस। तो इसका आंसर है केरला, आपको याद रखना है। ठीक है, केरला। अगर मैं पूछूं कि केरला के आपके वो CM कौन है, तो PVGN। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहला स्टेट कौन बना है, फर्स्ट स्टेट कौन बना है आपका जिसने वेजिटेबल फ्लोर प्राइस किया है, इंट्रोड्यूस लाने वाला कौन बना है, केरला। यहाँ के CM कौन है, PVGN। और इस स्कीम के तहत 16 टाइप की क्या है, वेजिटेबल है, 16 टाइप की क्या है, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, जिसमें ये फ्लोर प्राइस को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे होगा क्या गाइस, इससे होगा क्या कि जो भी यहाँ पे फार्मर्स हैं, क्या है, जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स को क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी। ठीक है, फार्मर्स को क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, उनकी जो रेवेन्यू होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो पहला राज्य कौन है, आपको केरला है। और ये कब से लागू होगी, इंट्रोड्यूस तो उन्होंने कर दी, लेकिन लागू कब से होगी, 1 नवंबर 2020 से ये लागू होगी। हम अक्टूबर के करंट अफेयर कर रहे हैं और अक्टूबर में ये इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने, लेकिन अप्लाई कब से होगी, इम्प्लीकेट कब से होगी, तो 1 नवंबर 2020 से ये इम्प्लीकेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज डिस्कवर्ड द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून की सरफेस पे कौन सी एजेंसी ने वाटर के कण ढूंढे हैं, तो आंसर है आपका नासा। आपको पता है नासा ही ऐसे काम कर सकती है, तो नासा ने किया है। इससे क्या होगा गाइस, और सबसे खास बात यह है कि जहाँ पे सन रेज पड़ती हैं, है ना,
सनरेज क्या होती है, जहाँ पे सनरेज वाला एरिया बोल सकते हैं हम, जहाँ पे सनरेज पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी चंद्रमा होता है उस चंद्रमा का एक पार्ट हमेशा सूर्य की रोशनी में कभी नहीं आता है ना, वो दूसरी साइड आता है, और एक साइड हमेशा सूर्य की रोशनी में आता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो कितना परसेंट देख पाते हैं हम, तो देखो 59% के आसपास, कितने परसेंट क्या है, 59% के आसपास ही सिर्फ अर्थ से देखा जा सकता है। ठीक है, चाहे रोटेट करे चाहे ना करे, तो ओनली 59% कैन बी सीन थ्रू द अर्थ। अब 41% जो है गाइस, वो हम कभी भी देख नहीं पाते हैं। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जो इसकी ये वाली पोर्शन है जो सूरज की तरफ से पड़ती है इसकी, ठीक है, जहाँ पे सूरज की तरफ से पड़ती है, ठीक है, जो हम देख पाते हैं 59% में, वहाँ पे ही हमको क्या मिला है, मतलब देखने के लिए मिला है। ठीक है ना, तो क्या देखने के लिए मिला है कि वहाँ पे क्या है, वाटर पाया गया है वहाँ के मून की सरफेस में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो किस एजेंसी ने खोजा, नासा ने खोजा। कहाँ पे मिला, सनराइज वाले एरिया की तरफ मिला। और खोजा किसने, तो नासा की सोफिया ने खोजा। अब ये सोफिया क्या है, इनकी एक ऑब्जर्वेटरी है, उस ऑब्जर्वेटरी का नाम मैं लिख देता हूँ, आपको याद रखना है, स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो ये सोफिया जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हु हैज फॉर्म्ड द 190 मेंबर ऑफ द कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको पता है इंटरनेशनल IMF का 190वां, ये पूछ रहा है कि IMF का जो 190वां देश है, जो जिसने क्या किया IMF के साथ जाके ज्वाइन किया IMF को, वो कौन है, तो उसका नाम है अंडोरा। ओके, अंडोरा। ये कहाँ पे है अंडोरा, अंडोरा है आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा देश है अंडोरा। ठीक है, अंडोरा ने ज्वाइन किया IMF, और IMF को ज्वाइन करने वाला ये 190वां देश है अंडोरा। ठीक है, अंडोरा की कैपिटल क्या है, अंडोरा लावेला। ठीक है, अंडोरा लावेला यहाँ की कैपिटल है। ठीक है गाइज, और यूरोप का देश है, तो यूरोप यहाँ पे की क्या करेंसी है, यूरो क्या हो जाएगी, यहाँ पे की करेंसी हो जाएगी। और किन दोनों देशों के बीच में है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत आप कमेंट कर सकते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 24 अक्टूबर। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे सबसे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है एवरी ईयर। इस साल इसकी थीम क्या थी, तो आपसे थीम पूछ रहा है, तो थीम इसकी जो पूछ रहा है तो आपको याद रखना है अ विन। ठीक है, इसकी जो थीम थी पूछ रहा है, तो उसका नाम है अ विन अगेंस्ट पोलियो। अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अ विन अगेंस्ट द पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये इसकी थीम थी कि पोलियो के खिलाफ जो जीत होगी वो दुनिया की पूरी जीत होगी। ठीक है ना, तो विन अगेंस्ट द पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये थीम थी 2020 के लिए, 2020 के लिए थी। और कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी मैंने बता दी। मात्र अब केवल 2 देश ही ऐसे हैं जिनमें अभी तक पोलियो की क्या पता चल रही है, पोलियो की मतलब पोलियो के वहाँ पे क्या मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से देश हैं वो, एक है अफगानिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी भी इनके क्या मिल रहे हैं, पोलियो के केसेस मिल रहे हैं, पोलियो के केसेस मिल रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़, ये पोलियो की जो वैक्सीन थी ना, पोलियो की वैक्सीन जो थी, सबसे पहले किसने बनाई थी पोलियो की वैक्सीन, तो उसका नाम है जॉन ईसाक। इन्हीं के उसमें 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, आपका वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। तो पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी, जॉन ईसाक ने बनाई थी। और ये 24 अक्टूबर को इन्हीं के उसमें ये वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर द ग्लोबल हेल्थ। who has recently declared
डिक्लेयर द फर्स्ट रामसर साइट इन उत्तराखंड। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी में गड़बड़ है यहाँ पे, हु हैज नहीं आएगा। ठीक है, व्हाट इज द रिसेंटली डिक्लेयर फर्स्ट राम साइट इन उत्तराखंड। ठीक है ना, कि कौन सी है ना, कौन सी आपकी क्या है रामसर साइट है उत्तराखंड में। ठीक है, या फिर विच चीज बोल सकते हो आप यहाँ पे, विच चीज, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए हम करते हैं। विच इज द रिसेंटली डिक्लेयर फर्स्ट रामसर साइट उत्तराखंड, पहली रामसर साइट उत्तराखंड में किसको चूज की गई है। तो आपका आंसर होना चाहिए इसका आसन बैराज। ओके, तो यहाँ पे क्या है आसन बैराज। आसन बैराज को आपका क्या क्या चूज करना चाहिए। आसन बैराज क्या है आपकी पहली फर्स्ट उत्तराखंड की क्या है रामसर साइट है। रामसर साइट किससे बिलोंग करता है, बेसिकली वेटलैंड से। ठीक है, वेटलैंड। और पहली रामसर साइट कन्वेंशन कब हुई थी, 1971 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड की बात की गई थी 1971 में। तो 1971 में बनाई थी, और 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में पहली रामसर कन्वेक्शन हुई थी। ठीक है ना, और उसमें ही कहा गया था कि वेटलैंड को क्या जाएगा कंजर्वेट किया जाएगा। तो उत्तराखंड में जो पहला रामसर साइट बनाई गई है वो कहाँ पे है, आसन बैराज में। ये आसन बैराज है कहाँ पे, तो डाक पत्थर है। डाक पत्थर एक जगह है विकास नगर में। ठीक है, विकास नगर के पास एक डाक पत्थर जगह, वहां पे इसको आसन बैराज को क्या किया गया, रामसर साइट के लाया गया है। ओके, तो गाइस विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन उत्तराखंड, तो आपका आंसर है आसन बैराज। आसन बैराज इज द फर्स्ट रामसर साइट इन उत्तराखंड। ऑन द 2 फरवरी द वर्ल्ड वेटलैंड इज सेलिब्रेटेड, एंड इन 1971 द फर्स्ट wetland conservation held. Okay, 1971 में held हुई थी, and the आसन बैराज is situated in डाक पत्थर which is near the विकास नगर। So आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं which state recently, यहाँ पे अब हैज आएगा। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश में आप जिसने भी टाइपिंग की है उसने थोड़ी सी एरर कर रखी है, बट आप माइंड मत करिएगा, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से अपने नोट्स बनाएगा। which state has recently became the first state to reject ऑल द 3 फार्म्स लॉ। तो पहला स्टेट कौन बना था जिसने जो आपके 3 एग्रीकल्चर जाके फार्म्स लॉ आए थे ना, फार्म लॉ, 3 फार्म लॉज जो आए थे आपके। ओके, जो 3 फार्म लॉज जो आए थे उसको रिजेक्ट करने वाला पहला स्टेट कौन था जिसने उसको अपोज किया था। अपोज करने वाला कौन था बताइए, तो इसका आंसर आपका पंजाब। पंजाब ने ही सबसे पहले क्या किया था, आपका अपोज किया था कि ये जो तीनों लॉ है वो आपके अगेंस्ट चले गया था। उसके बाद दूसरा कौन था, राजस्थान। और तीसरा जो एक सबसे फेमस आता है केरला। ये दोनों तो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले अपोज करने वाला पंजाब था, दूसरा राजस्थान था, लेकिन केरला ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अब कौन से आर्टिकल, ये पूछा जाता है कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल 131। आर्टिकल 31 ये कहता है कि अगर कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मैं यहाँ पे डिस्प्यूट लिख देता हूँ, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने वाला हमेशा सुप्रीम कोर्ट होगा, और इसी आर्टिकल को कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इसको कहा जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। तो कौन से ये पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल के यूज करे हुए, कौन से आर्टिकल से केरला ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 फार्म्स हुआ। तो आर्टिकल 131 जो कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में कहते हैं, तो 124 आर्टिकल में कहते हैं। ठीक है ना, इन चीज का ध्यान रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरीज हैव द ISA सोलर अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा इंग्लिश में इसमें थोड़ी एरर है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ तो याद रखना। ये कहना चाहता है कि भाई जो ISA है उसने कितने सोलर अवार्ड दिए हैं, है ना, कितनी कैटेगरीज में, हाउ मेनी कैटेगरी द ISA गिव द सोलर अवार्ड, है ना, कितने या हैज गिवन, कितने अवार्ड दिए हैं, ये बोलना चाहेगा। तो हम बोलेंगे हाउ मेनी कैटेगरीज द ISA सोलर अवार्ड हैज बीन गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। इस तरह से हम बोल सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो 3 कैटेगरीज में दी गई हैं। ठीक है,
3 कैटेगरीज में दिए गए हैं ISA का। पहले बात है ISA क्या है, तो आप याद रखेंगे, आपको पता होगा कि एक क्या बोला था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनी थी आपकी, कब बनी थी, 2015 में बनी थी। ठीक है, कहाँ जाके बनी थी, इसकी ये बनी थी आपकी इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाई थी ये आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में क्या है इसका, आपका हेडक्वार्टर है। ये इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब 3 कैटेगरी में दिए हैं, तो 3 कैटेगरी में दिए हैं, तो उसका कौन कौन सी है, एक है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया अवार्ड दिया है कल्पना चावला, कल्पना क्या नाम था, कल्पना चावला। और तीसरा जो था आपका विश्वेश्वरैया, कल्पना चावला, और जो तीसरा था आपका दिवाकर। ठीक है, ये 3 जो थे, इन तीनों को उसमें कैटेगरीज में क्या गए थे, पुरस्कार दिए गए थे। विश्वेश्वरैया पुरस्कार, कल्पना चावला, इन बंदों को नहीं दिया गया था, ये पुरस्कार के नाम है। ठीक है ना, अवार्ड है ये। ठीक है, प्राइज प्राइज। दिवाकर प्राइज अवार्ड किया गया, कल्पना चावला प्राइज अवार्ड किया गया, और विश्वेश्वरैया प्राइज अवार्ड किया गया। ओके, तो ISI के जो हेड है, ठीक है, अभी हेड है वो कौन बने हैं, तो आपका रिसेंटली का न्यूज है, तो आपको याद रखना, इसका नाम है अजय माथुर। तो अजय माथुर इनके क्या है, आपके अभी हेड है, किसके, ISA के। ISA क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, which was formed in 2015 by India and France, a joint venture। ठीक है, इनके जॉइंट वेंचर के थ्रू ISA बना था, इंडियन सोलर अलायंस इन 2015। इट्स हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम हरियाणा। ओके, एंड रिसेंटली द 3 ISA gave the 3 ISA give award in the 3 categories, that is Vishwesvaraya, Kalpana Chawla award and prize Diwakar prize। okay, and recently इसके जो हेड बने थे उनका नाम क्या होता है, अजय माथुर। ओके गाइस, सो आगे करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इंडिया गॉट इन एशिया पावर इंडेक्स। तो इसका आंसर है आपकी चौथी पावर में हमको रखा गया है कि भाई जो हमारी एशिया पावर इंडेक्स है ना, एशिया पावर इंडेक्स में हमको 4th उसमें रखा गया है। ठीक है, 4th पावर में रखा गया है इंडिया को, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर द 2021। तो 2020 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का क्या रखा गया है भाई, मेंबर रखा गया है। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के 2021 के लिए किसको चूज किया गया है, चेयरमैन। तो चेयरमैन बना है IBA का, तो चेयरमैन ऑफ IBA। ठीक है, चेयरमैन ऑफ IBA जो बने वो कौन बने, तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है राजकिरण राय। ठीक है, राजकिरण राय। और आपको पता होगा इंडियन बैंक एसोसिएशन में क्या होता है कि बैंकों में से किसी एक बंदे को उठा के IBA का मेंबर बना दिया जाता है। तो जो ये राजकिरण राय है, ये MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक है। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लेता है कि भाई CEO और MD ऑफ यूनियन बैंक कौन है, तो वो राजकिरण राय है, और चेयरमैन ऑफ IBA भी कौन है, वो राजकिरण राय है, आपको ध्यान रखना है। वेयर इज द कल्टिवेशन ऑफ हींग स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो पहली बार हींग, जिसका नाम है फेरुला एसाफोदिटा। ठीक है, ये क्या है, साइंटिफिक नेम है हींग का, तो आपको पता होगा हींग। तो ये सबसे पहले याद रखना, इंडिया में आज से पहले कभी भी हींग को ना कल्टीवेट नहीं किया जाता था। जो आपकी हींग है, ठीक है ना, हींग को कल्टीवेट नहीं किया जाता था। अब पहली बार यहाँ पे आके कल्टीवेट किया जा रहा है, मतलब उगाया जा रहा है, इसकी खेती की जा रही है। कल्टीवेट का मतलब इसकी खेती की जा रही है। तो इसकी खेती कहाँ पे की जा रही है, तो इसकी खेती सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की 2 जगह पे की जा रही है, एक सिप्ती वैली में और देखिए लाहौल और सिप्ती वैली में हरियाणा प्रदेश के हींग को उगाया जा रहा है। तो इससे पहले हींग कहाँ से आती थी भारत में, तो हम क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। कहाँ से करते थे, तो पाकिस्तान से करते थे, अफगानिस्तान से करते थे, और उज्बेकिस्तान से हम क्या करते थे, इसको इम्पोर्ट करते थे हींग को। ठीक है ना, लेकिन अब भारत में पहली बार जाके हमने क्या किया, हींग को यहाँ पे उगाना शुरू किया। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के सिप्ती और लाहौल में। दूसरी चीज,
दूसरी चीज ये कैसा प्लांट है, हींग जो है वो क्या है, सदाबहार प्लांट है, सदाबहार जो मतलब हमेशा हरा भरा रहता है, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पेरेनियल प्लांट, जो हमेशा हरा भरा रहता है, सदाबहार। ठीक है, कभी भी इसे पतझड़ वगैरह कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ओके, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ फॉर द ईयर अवार्ड। तो 2020 के लिए कौन सी पहली भारतीय महिला को, ठीक है, ये प्राइज मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है ऐश्वर्या, ठीक है, इनका नाम क्या है, ऐश्वर्या संधू है। फॉर द 2020 शी गॉट द प्राइज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2020। और इसकी जो इनकी जो टाइटल था इनकी इमेज का, है ना, जो टाइटल था इनकी इमेज का, ऐसे करते हैं फोटो खींचते हैं, अपनी फोटो भेजनी पड़ती है विद सम टाइटल। तो जो उन्होंने टाइटल रखा था उसका नाम था लाइट ऑफ पैशन। क्या नाम था इसका, लाइट ऑफ पैशन। ठीक है, 2020 का इनके लिए इसको प्राइज मिला है। ओके गाइस, तो इनका नाम था ऐश्वर्या संधू, ऐश्वर्या संधू था, संधू था या श्रीधी था, ऐश्वर्या संधू या श्रीधा था, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, पर ऐश्वर्या जरूर था, ऐश्वर्या कंफर्म है। इनका नाम ऐश्वर्या संधू या ऐश्वर्या श्रीधा था। इसका जो टाइटल था लाइट ऑफ पैशन था, और फॉर द 2020 के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड इनको मिला है। ठीक है गाइस, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आया था, हु हैज रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड फॉर द सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम दूसरी बार कौन बनी है, तो इनका नाम है जैकेंडिया अर्डेन। ठीक है, अर्डेना, जैकेंडिया अर्डेना इनका नाम है। ठीक है, ये दूसरी बार यहाँ की प्रेसिडेंट बन रही है, कहाँ की, न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन पूछा भी जाता है एग्जाम में, और वेलिंगटन है। यहाँ पे करेंसी क्या है, तो न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड के डॉलर ही आगे करेंसी है। तीसरी चीज अगर से पूछूं, इसको अभी रिसेंटली एक न्यूज उठी थी कि इनको कौन से कॉन्टिनेंट में रखा जाए। ठीक है, तो इनका जो कॉन्टिनेंट होता है ओशिनिया बोलते हैं, ओशिनिया। अभी रिसेंटली आपको न्यूज में सुना भी होगा अगर आपने, तो ओशिनिया, ठीक है, ओशिनिया। तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में इनको रखने की बात रखी है। तो जैकेंडिया अर्डेना जो न्यूजीलैंड की क्या बनी है, दूसरी बार यहाँ की पीएम बनी है। वेलिंगटन की यहाँ की कैपिटल है, न्यूजीलैंड डॉलर है, और किस कॉन्टिनेंट में रखने की बात है, कॉन्टिनेंट में ओशिनिया बोला जाता है। तो ये यहाँ की पीएम बनी है दूसरी बार, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच लेजेंड मलयालम पोएट एंड जनपीठ लिखकर महाकवि पास अवे। तो मलयालम के बहुत ही ज्यादा एक लेजेंडरी पोएट थे, आपको याद रखना है। तो लेजेंडरी थे तो मतलब याद रखने की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, एक लेजेंडरी पोएट थे। ठीक है, और इनको मैं बता देता हूँ, 2017 में इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री से भी नवाजा गया है इनको। इनका नाम क्या था, तो आपको याद है अक्कीतम, ठीक है, अक्कीतम अच्युतम, ठीक है, नंबूदरी, ठीक है, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी। तो इनका नाम था, ये एक मलयालम के बहुत ज्यादा लेजेंडरी पोएट थे, और 2017 में इनको पद्मश्री मिला था। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी थे, ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करते थे, यार ये कौन से पोएट थे, तो आपको याद है मलयालम। तो अपने नोट्स में जब लिखो तो ये पूरा भी लिखना है, ठीक है ना। इन विच स्टेट द ऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी वॉज इनोग्रेटेड। तो आपको याद रखना है, ये केरला ने क्या है, इनोग्रेटेड किया है। सीएम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे केरला, इनके जो सीएम है वो पी विजयन इनके सीएम है, और जो इनके सीएम है पी विजयन, तो ये केरला में कहाँ पे बना रहे हैं, तो इसका नाम है तोमक्कल में बनाते हैं। ठीक है, तोमक्कल है वहाँ पे केरला में, वहाँ पे जाके वीरोलॉजी का बना रहे हैं एक इंस्टीट्यूट, जो क्या करेगी, वायरसेस और जो बीमारी इलनेस है उनके ऊपर क्या करेगी, रिसर्च करेगी। ओके, एक और चीज बता देता हूँ, आपको याद रखना है कि जो बजट है इंडिया का, ठीक है, जो अभी बजट आया है, उस बजट में कहा गया है कि इंडिया कितने वायरोलॉजी सेंटर खोलेगा, इंडिया में कितने वायरोलॉजी खोलेगा। इस जो बजट अभी आया है, उस वायरोलॉजी के मतलब कितने सेंटर, वायरोलॉजी के सेंटर खोलेगा इंडिया में, जो कि जो काम करेंगे, जो मतलब वायरसेस के ऊपर, इलनेस के ऊपर, डिसीज के ऊपर, है ना, ताकि हम क्या करें, वैक्सीन को ओरिजिनेट कर सकें। तो कितने खोलेगी, तो आपको याद रखना 4,
ठीक है, 4 क्या खोलेगी, 4 खोलेगी, जो अभी इस बजट में बात की गई है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 की जो जीएचआई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है आपकी 2020 की, उसमें जो हमारी रैंक थी वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी हमने। 107 कंट्रीज में से 94 लाए हम, ठीक है ना, मतलब बहुत ही पुअर कंडीशंस में हमारी कंडीशंस है, ठीक है ना। तो 107 में से हमारी रैंक थी 2020 में 94, तो ग्लोबल 100 इंडेक्स में, ठीक है। माना ये जाता है कि 14% ऑफ द, क्या बोलते हैं हमारे देश में, क्या पॉपुलेशन जो है हमारी पॉपुलेशन की 14% जो है, जो क्या करती हैं, हंगर से गुजरती हैं, ठीक है, जो भूखमरी से गुजरती हैं, भूखमरी से गुजरते हैं, या फिर इनको माल न्यूट्रिशन की कमी है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दोस्तों, ये एक्चुअल में मतलब नापा कैसे जाता है, ठीक है ना, नापा कैसे जाता है, और यहाँ पे जो ऐसे नापा जाता है कि जो 5 वर्ष से बच्चों में कैसे नापा जाता है, देखो मैं बताता हूँ। जो 5 ईयर से जो छोटे लोग रहते, छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, उनकी जो हाइट और वेट रहता है, हाइट एंड वेट एक एज के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से अगर कम होगा तो उन पे मतलब माल न्यूट्रिशन की कमी होगी, मतलब कुपोषण होगा उनको, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे, कुपोषण, कुपोषण, कुपोषण होगा उन लोगों को जिनकी एज से उनका हाइट और वेट कम होता है। 5 साल से छोटे बच्चों का, उनको बोला था कुपोषण के क्या है, उनको सिखाया जाता है, या कुपोषण उनको हो गया है। अगर और एक ये चीज करते हैं, दूसरी चीज ये करते हैं कि 5 साल से जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, मतलब मृत्यु दर, उस मृत्यु दर, इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के ही आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो लाता कौन है, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो लाने वाला है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करता है दोस्तों, ये रिपोर्ट को तैयार करता है। सबसे पहली जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो 2006 में की गई थी। तो 2006 से हर साल क्या करता है, 1 अक्टूबर के महीने में, हर साल अक्टूबर के महीने में आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है तो इस देश की कितनी खराब स्थिति है, ऐसे समथिंग। तो आपका ध्यान रखना है कि जो 107 देशों के में जो 107 देशों में जो हमारी रैंक थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो 94 थी, और 14% के आसपास हमारी पॉपुलेशन की जो है वो कुपोषण से गुजर रही है, भुखमरी या कुपोषण से, भुखमरी बोले तो कुपोषण से गुजर रही है, ठीक है ना गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया दिया कि कैसे चेक करते हैं। एक तो बच्चों के हाइट वेट से जो उनकी एज के अनुसार कम हो जाता है तो उससे कुपोषण का उसमें आता है। दूसरा, 5 साल से छोटे बच्चों की जो मोर्टेलिटी होती है, मृत्यु दर होती है, वो देखी जाती है। इसको रिलीज करने वाला होता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने 2006 में सबसे पहली बार लाया था। तो ये चीज़ अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर टू मार्क हुज बर्थडे, ठीक है। किसके बर्थडे पे वर्ल्ड स्टूडेंट सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम की याद में ही आपकी क्या बोलती है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे बनाया जाता है। कब, 15 अक्टूबर को। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे गाइस, ठीक है। और कुछ अच्छा, थीम भी, अगर इसकी थीम पूछ ली तो आपको इसकी थीम भी याद रखेंगे। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है। लोगों की प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, लर्निंग मतलब लोगों को सीखना, ठीक है। और प्लैनेट आपको मतलब है कि हमारा जो प्लैनेट है, ठीक है ना। एंड पीस, पीस मतलब शांति के लिए। तो ये चीजें आपको याद रखना है, लर्निंग फॉर द पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द जगन्नाथ विद्या कनुका स्कीम। तो गाइज ये जगन्नाथ विद्या कनुकम स्कीम आंध्र प्रदेश ने क्या की है, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है।
वहाँ के जो सीएम है इसका नाम आप याद रख लीजिए, इनके सीएम का नाम है YV जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। YS जगनमोहन रेड्डी इनका सीएम का नाम है। इनके जो गवर्नर हैं, अभी जो इनके गवर्नर है, उन गवर्नर का नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है। सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी है, आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है, पहला स्टेट था जो भाषीय आधार पे बना था। फर्स्ट स्टेट विच वॉज मेड ऑन द लिंग्विस्ट बेसिस, सबसे पहले लिंग्विस्ट भाषीय आधार पे बनने वाला स्टेट था 1953 में, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट आई थी? फैजल अली की रिपोर्ट आई थी, जो किसने गठित की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो पहला स्टेट बना था वो आपका आंध्र प्रदेश बना था। और इन्होंने ही क्या किया? जगन्नाथ विद्या कानुकम स्कीम, इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा गाइस? इस स्कीम के तहत बच्चों को किताबें, ठीक है, किताबें हो गया, स्कूल की ड्रेस हो गया, किताबें, स्कूल की ड्रेस, उनको जूते, पढ़ने के लिए बुकें, बैग वगैरह सब दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपकी जगन्नाथ विद्या कानुका स्कीम, ठीक है। When the International Girl Child celebrated every year, तो सबसे पहले इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? तो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इनकी जो थीम थी माई वॉइस और आवर इक्वल फ्यूचर, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर इनकी क्या थी दोस्तों? क्या थी इनकी थीम थी, थीम फॉर द इंटरनेशनल ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, इंडिया में कब बनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड? कई बार पूछा भी जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो 24 ऑफ जनवरी, 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल डे, सॉरी गर्ल चाइल्ड डे मतलब नेशनल गर्ल डे या गर्ल चाइल्ड डे का होता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे इंडिया में, ठीक है। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर मनाया जाता है, जिसकी थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। तो इन चीजों को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी बीचेस इन इंडिया गॉट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू क्या? ब्लू फ्लैग मतलब इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कितने बीचेस को मिला है? तो 8 बीचों को मिला है। कितने बीचों को मिला है? 8 बीचों को मिला है। हु वन द फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल टाइटल? तो आपको याद रखना है, ये पहली क्या बनी है? फर्स्ट पॉलिश, ठीक है, फर्स्ट पॉलिश थी जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। इनका नाम था आपका ईगा स्वेतक थी इनका नाम। और ये पहली पॉलिश प्लेयर है जिन्होंने ये टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन 2020। अगर जो फ्रेंच होता है, फ्रेंच आपको जो टेनिस होता है वो किस में खेला जाता है? क्ले में खेला जाता है, ठीक है। और क्ले का जो किंग होता है, किंग ऑफ क्ले किसको कहा जाता है? आपको ये भी पूछा जाता है कि कभी, तो आपको रखना है राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल को ही क्या कहा जाता है? किंग ऑफ द क्ले कहा जाता है। तो ये पहली पो थी जिन्होंने क्या कहता है फ्रेंच जो क्ले था उसमें इन्होंने जीता था। आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन जीतने वाली महिला कौन थी? इनका नाम था ईगा स्वेतक। और इन्होंने हराया किसको था? हराया था सोफिया कैनिन को इन्होंने हराया था। और ये जगह के फ्रेंच ओपन जीती थी 2020 का। और मेल में कौन जीता? अभी आपको बताया ना कौन है किंग कौन है? राफेल नडाल। तो राफेल नडाल ने ही क्या जीता है? फ्रेंच ओपन ऑफ 2020 जीता है। 2020 का जो फ्रेंच ओपन होता है वो जीता है आपका राफेल नडाल ने। व्हाट एक्सरसाइज वर कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड? तो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी ने क्या किया? मिलकर एक क्या कराया था? एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। किसके लिए? हमारे जो जो हमारे जितना भी हमारा समुद्र, जो हमारी हमारी क्या है विजिलेंस के लिए, देख रेख के लिए, जो भी विजिलेंस है, जो उनकी देख रेख होती है ना, गार्डिंग करना किसको? समुद्र, जो भी हमारा समुद्र का इलाका है, तो उस समुद्र के इलाके को विजिलेंस करने के लिए
क्या इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने क्या किया है दोस्तों, एक एक्सरसाइज चलाई थी। उसका एक्सरसाइज का नाम क्या है, सागर कवच। सागर कवच, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। सागर कवच क्या है, सागर कवच एक एक्सरसाइज है विच वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड टू जस्ट फॉर द विजिलेंस ऑफ अवर टेरिटरी, ठीक है। हमारी टेरिटरी के विजिलेंस के लिए उन्होंने क्या किया, समुद्र जो ओशन टेरिटरी जो हमारी है उस टेरिटरी को कवर अप करने के लिए, उसके विजिलेंस के लिए इन दोनों ने क्या किया था दोस्तों, एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड दुनिया में सबसे ज्यादा SO2 प्रोड्यूस करने वाला देश कौन है भाई? वो है हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत करता है 21% अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द डेटा ऑफ 2019 के डेटा की वजह से जो इंडिया है वो अभी भी सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है वो 21% करता है, जबकि जो दूसरे नंबर पे है वो है रसिया, और रसिया अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% के आसपास करता है। मात्र भारत इसका दुगना क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे ओजोन के लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है। एक तो सॉरी जो SO2 होती है वो ग्रीन हाउस गैस है हमारी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में आती है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या होती है, एक ग्रीन हाउस कहती है जो कि अर्थ का टेम्परेचर बनाने में हेल्प करती है। तो SO2, तो इंडिया कितना है, एज पर द डेटा ऑफ 2019 इंडिया जो एमिशन करता है कितना एमिशन करता है, 21% करता है, और जो रशिया करता है वो 9 to 10% करता है। ऑल्दो हमने बहुत कोशिश की और हमने सबसे ज़्यादा ड्रास्टिकली क्या किया, इसको रिड्यूस किया, डिक्लाइन किया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन कर रहा है वो हमारा देश भी है, जबकि हम अभी 21% का एमिशन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो ड्रॉप दिखा है वो 6% का दिखा है, कि एकदम से कोई कंट्री एमिशन को, अपने एमिशन को 6% तक गिरा सकती है, तो वो भी हम ही है, ठीक है ना। तो हमने इंडिया है। विच स्टेट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट 100% टैप वाटर कनेक्शन? ऐसा कौन सा देश है जिसने हर घर जल, मतलब आपने सुना होगा हर घर जल, हर घर जल, इस कैंपेन के थ्रू, इस कैंपेन को यूज करते हुए, ठीक है ना, जल शक्ति मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के कैंपेन था हर घर जल। उसको क्या कहता है, 100% क्या किया है, 100% टैप वाटर, मतलब हर घर कनेक्शन दिया है वाटर का, ठीक है, हर घर मतलब नल लगाए हैं। तो ये कौन सा वो हो सकता है, तो यह गोवा ने क्या किया है, 100% रूरल एरिया में क्या किया है, हर मतलब टैप लगवाए हैं लोगों के घर में। अच्छा, ऐसे कौन सा जगह है, मतलब कौन सी प्लेस है, ठीक है, जिसने क्या किया है कि आप टैप से भी शुद्ध पानी पी सकते हो, ठीक है। आपको कोई प्यूरीफायर की जरूरत नहीं है, जो मतलब टैप से जो पानी आएगा वो इतना प्योर रहेगा कि जैसे आपका आरओ है उसके जैसे शुद्ध रहेगा, तो आपको पी सकते हो। तो वो कौन सा है, आपका याद रखना है, पूरी कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been nominated as the president of the FTTI Society and the president of FTTI Governing Council? तो इसके मेंबर किसको रखा है, तो आपको सिंपल याद रखना है, इनका नाम था शेखर कपूर को बनाया गया है आपका FTTI का अध्यक्ष, जिसे FTI पहले था इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, शायद फिल्म इंस्टीट्यूट था इनका नाम, 1960 में ही बनी थी, ठीक है, 1960 में याद रखना। और 1960 में बनी थी, और इसका जो अभी का नाम है, अच्छा याद आ गया मुझे, इसका जो पहले का नाम था वो था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसको देखो, ये था ना, इसमें अब फिल्म था, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब जो बना है इसका नाम है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके जो 1960 में फॉर्म हुई थी, इसके जो अभी के जो क्या बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो शेखर कपूर है। व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड, तो दो आपको पता है 2 दिसंबर, 2 सितंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 2 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे में ही तो बनाया गया होगा नॉन वायलेशन डे, तो 2 अक्टूबर, ठीक है, ये बनाया गया था आपका नॉन वायलेशन डे सेलिब्रेटेड हुआ था। ओके गाइस, तो 2 अक्टूबर को जो आपका बनाया था नॉन वायलेशन डे सेलिब्रेटेड हुआ था, ये बनाया कब था, अगर मैं आपसे कहूँ तो 2007 में,
2007 में, ठीक है, 2007 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ये घोषित किया कि हम 2 अक्टूबर को नॉन वायलेशन डे को क्या करेंगे, सेलिब्रेटेड करेंगे। ओके गाइस, और यहाँ पे क्या था, इसकी जो थीम थी इस बार की, मतलब 2007 की नहीं, 2020 की जो थीम थी वो थी शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर क्या है आपका इस बार की थीम थी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड टीचर डे, जैसे अपने यहाँ तो अपने इंडिया में तो 5 सितंबर को मनाते हैं ना टीचर्स डे, तो दुनिया में कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 5 अक्टूबर। ओके गाइस, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या आपका वर्ल्ड टीचर डे। कई बार पूछ देते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और इसकी जो थीम थी वो थी लीडिंग इन क्राइसिस, रीअमेजिंग एंड फ्यूचर, ठीक है, रीअमेजिंग द फ्यूचर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद वीडियो में पॉज कर हो गया था। तो when in the International Day of the Non-Violence is celebrated on the 2nd October of 2nd अक्टूबर को 2017 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने डिसाइडेड किया कि हम 2 अक्टूबर को हमेशा नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके गाइस, तो 2020 की जो 2020 की जो थीम थी वो क्या थी, शेपिंग पीस टुगेदर। वर्ल्ड टीचर्स डे, दुनिया का टीचर्स डे क्या मनाता है, वो मनाता है 5 अक्टूबर को। इंडिया में जैसे 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या करते हैं, इंडिया का टीचर्स डे मनाते हैं, वैसे ही वर्ल्ड टीचर्स डे कब होगा, वो 5 अक्टूबर का है। तो वर्ल्ड 5 अक्टूबर है वर्ल्ड टीचर्स डे। यहाँ इस समय की थीम क्या थी, लीडिंग इन क्राइसिस एंड रीअमेजिंग एंड फ्यूचर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार आपसे एक बार पूछा जाता है, मैं जनरली एक एग्जाम के बता रहा हूँ, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई जो गांधी जी हैं, गांधी जी की समाधि तो आपको पता है गांधी जी की समाधि का राजघाट में, राजघाट दिल्ली में, ठीक है। और 2 ही अक्टूबर को एक और बंदे का जन्म आता है जिनका नाम लगता है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इनको कहाँ बसाया गया, इनको बसाया विजय घाट में। ये आप अपने कॉपी पे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड। तो इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कई बार। दिनेश कुमार खरा ये क्या है, आपके स्टेट बैंक के चेयरमैन है जिनको अभी अपॉइंट किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू क्या, न्यू यहाँ पे न्यू का क्या है, यहाँ पे डिप्टी गवर्नर है, ठीक है, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नए डिप्टी गवर्नर ऑफ कौन है, तो एम राजेश्वर राव आपके क्या है, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक के, ठीक है। मैं DY लिख ले रहा हूँ और RBI लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे। तो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू फुली सोलर पावर्ड बाय AI। तो आपको याद रखना है पुदुचेरी जो आपका है, जिसे हम पौंडीचेरी बोलते थे, पुदुचेरी हो गया। इसके जो CM है इनका नाम है एन रामास्वामी, ठीक है। एन रामास्वामी क्या है, यहाँ के CM का नाम है। गवर्नर आप किरण बेदी है और ये पुदुचेरी। ओके, विच यूनियन मिनिस्टर फॉर द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पास्ड अवे रिसेंटली। अभी जो कौन से यूनियन मिनिस्टर थे जो खाद्य और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जिनकी डेथ हुई है उनका नाम कौन था, आपको पता होगा LJP पार्टी के थे ये। LJP मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी थी, ठीक है। और अभी इनका बेटा भी आपको पता होगा बिहार में इलेक्शन लड़ा था, जो हार गया था, इनकी डेथ हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के उसकी, तो LJP पार्टी के कौन थे, रामविलास पासवान। पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी से थे। 8 बार ये लोकसभा मेंबर बने थे और 2000 में इन्होंने ये पार्टी बनाई थी, 2000 में, LJP लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का,
who has been appointed as the new MD and CEO of the Indian Post Payment Bank। IPBB के जो भाई कौन बने, MD and CEO। MD and CEO कौन बने, तो आपको याद रखना है इनका नाम क्या है आपके, जैन वेंकटा रमू, जे वेंकटा रमू इनके नाम है, और ये सी हैं किसके, IPPB के, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, और बाकी मैं तो आपको बता दिया कि आपका मुझे कॉन्टैक्ट कहाँ कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपना ज़रा सपोर्ट दिखाएं, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको इस तरह की और वीडियो लेके आता रहूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।